नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसआईपी के फायदे तो सब जानते हैं, पर आज हम बात करेंगे एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की। बाजार में एक मुश्त पैसा डालना है तो एसटीपी एक बेहतरीन जरिया है। आज जानेंगे किन फंड से एसटीपी करना सही है और एसटीपी करने पर कैसे लगता है टैक्स। हमारे साथ इसकी बारीकियां बताने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स, हेमंत रुस्तगी सीईओ वाइज इन्वेस्ट और विश्वजीत पराशर है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। हेमंत जी, विश्वजीत जी, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं एसआईपी के, एसटीपी के, एसडब्ल्यूपी के। हालांकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो इसमें एसआईपी ही है, जिसमें लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में हर महीने पैसे डालते हैं म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन वेल नोन फैक्ट है कि एसटीपी भी उतनी ही कमाल की है जितनी कमाल की एसआईपी है। इसलिए हम एसटीपी पर आज फोकस करने वाले हैं और थोड़ा समझने वाले हैं कि इसके फायदों को इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं इसी के तहत हेमंत जी सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, ये एसटीपी क्या है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान? जी देखिए स्वाति, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ जो पॉपुलर जो मैकेनिज्म है इन्वेस्ट करने के, एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी, पैसा निकालने का है। तो जब हम एसटीपी की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, इसका मतलब ये है कि आप एक डिसिप्लिन तरीके में अपना जो पैसा है वो एक स्कीम से दूसरे स्कीम में ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे एसआईपी की आपने बात की, एसआईपी में क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक पैसा बड़ा कॉर्पस एक्यूमुलेट करते हैं, तो उसको हम एसआईपी बोलते हैं। एसटीपी में क्या है, जैसा हमने कहा, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यानी एक स्कीम से दूसरे स्कीम में, यानी एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, वहां से आप निकाल के पैसा दूसरे स्कीम के अंदर डालते हैं। तो वो एक मेजर डिफरेंस है। एसआईपी में आपके पास लमसम नहीं होता है, आप कोशिश करते हैं कि आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट करें। एसटीपी में आपके पास एक्यूमुलेशन होता है ऑलरेडी, वहां से आप दूसरी किसी स्कीम के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों के बीच में डिफरेंस ये है। एसटीपी जो है स्वाति, दो स्टेज पे होता है हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के। एक होता है इन्वेस्टमेंट के समय, जब हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास अगर 10 लाख रुपया है और मैं नहीं चाहता कि इस समय पे पूरा पैसा मैं मार्केट में लगाऊं, तो मैं क्या करता हूं कि एक किसी स्कीम में, डेट स्कीम के अंदर मान लीजिए मैं डालता हूं, लिक्विड फंड के अंदर, और वहां से फिर मैं हर महीने जो भी मैंने फंड चुना है उसके अंदर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के सामने। दूसरा स्टेज होता है जब मान लीजिए मेरा एक गोल है, रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल है, मैं वहां पे पहुंच रहा हूं, 2 साल बचे हैं, मैं नहीं चाहता कि पूरा पैसा मेरा इक्विटी में रहे, मैं चाहता हूं कि जो मेरे गेन्स हैं उसको मैं प्रोटेक्ट करूं, साथ ही मैं अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ से इनकम जनरेटेड पोर्टफोलियो बनाऊं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तब भी हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा इक्विटी फंड से इन ए फेज मैनर, इन ए वेरी सिस्टमैटिक मैनर, हम पैसा लेके अपने जो भी फंड हमने चुना हो, चाहे वो हाइब्रिड फंड हो, कंजर्वेटिव हो, जो भी फंड है उसके अंदर जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इंश्योर करता है कि आप एक मुश्त पैसा ना लगा के, एक समय पे पैसा कमिट ना करके, आप धीरे धीरे उसको लगाएं। तो जो बेनिफिट सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लानिंग ट्रांसफर के होते हैं, वो सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा, वो दो डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से एसटीपी होती है। ओके, तो एसटीपी के अच्छे फायदे अपने हैं, एसआईपी के अपने अलग फायदे हैं। एक मुश्त आपके पास पैसा है तो आप एसआईपी कीजिए, अनुशासित तरीके से छोटे छोटा पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए। एसटीपी एक मुश्त पैसा है जिसमें एक सोर्स फंड से आप एक डेस्टिनेशन फंड में डालते हैं पैसा, जो पूरा बखूबी बताया हेमंत जी ने कि आप 2 चरणों में इसको करते हैं। शुरुआत में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पैसे डालेंगे एक लिक्विड, एक फंड से एक डेट फंड के बीच में, और वहीं पर आप जब नियर योर गोल हैं तो आप इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट करते हैं। थोड़ा इसको और समझेंगे, पर क्या एक फ़ायदा हो सकता है विश्वजीत जी? कोई किसी के पास एक मुश्त पैसा पड़ा है, उसके लिए एसटीपी करना ज़्यादा फायदेमंद क्यों है? जैसे बाजार को हम काफ़ी उथल पुथल भी देख रहे हैं, कहते हैं कि आप थोड़ा एसटीपी के माध्यम से थोड़ा पैसे लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में, या वही पैसा बैंक में रख दीजिए और फिर वहाँ से एसआईपी कर दीजिए। तो क्या तरीका सही हो सकता है किसी के पास अगर एक लमसम पैसा पड़ा हुआ हो तो? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो एसआईपी की बहुत लोग बात करते हैं, आज एसटीपी की बात करें तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सब, अगर किसी को लमसम पैसा है, एक मुश्त पैसा है, अगर उसको लगता है कि वो रिस्क ले सकता है तो एक मुश्त लगाएगा, और मान लीजिए कल को 10% मार्केट फॉल हो गया, तो क्या आप इस तरीके का रिस्क उठा पाएंगे? मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाया, 10% मार्केट गिर गई तो 90 लाख रह गया। अगर ये रिस्क आप उठा सकते हैं तो एक मुश्त लगाने में कोई दिक्कत नहीं है।
पर अगर ऐसा माइंडसेट नहीं है, ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, तो एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है, जो मार्केट के उथल-पुथल को, मार्केट जैसे वोलेटाइल है, आजकल भी हम देख रहे हैं कि कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, क्योंकि वो मार्केट का नेचर है। तो इस वोलेटाइल टाइम्स में अगर आप 3 महीने, 6 महीने का एसटीपी कर लेते हैं, तो आपको वो रिस्क जो है, एक टाइमिंग का जो रिस्क है, उससे बच जाते हैं। तो क्योंकि टाइमिंग करना, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो ये एसआईपी का जो लाभ है कि आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जैसा अभी हेमंत जी भी बता रहे थे, जो एसआईपी के सारे लाभ हैं, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, रिस्क भी आपका कम हो जाता है और आपको एक पोटेंशियल रिटर्न्स के पॉसिबिलिटी बन जाती है। एसटीपी में सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये है कि एक मुश्त जो टाइमिंग की आप कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच जाते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लिक्विड फंड में जो पैसा लगा रहे हैं, तो आपको लिक्विड फंड के भी रिटर्न्स मिल रहे हैं और जब आप इक्विटी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहाँ के भी मिल रहे हैं। तो टोटल रिटर्न्स को देखेंगे तो वो भी एक लाभ है। वोलेटिलिटी से बच गए और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एसटीपी का मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय अगर आप मार्केट में निवेश करेंगे, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, उससे बचना है तो ये एसटीपी बहुत अच्छा विकल्प है। बिल्कुल। और टैक्सेशन सर कैसे लगता है इसमें हेमंत जी? क्योंकि 2 फंड्स इन्वॉल्व्ड है यहाँ पर। जब ट्रांसफर हो रहा है एक सोर्स फंड से डेस्टिनेशन फंड की तरफ, मानिए एक डेट फंड से लिक्विड फंड में, अगर माफ कीजिए, अगर एक इक्विटी फंड में डाल रहे हैं या फिर वाइस वर्सा इक्विटी फंड से अगर डेट फंड में पैसा जा रहा है, तो टैक्सेशन किस पर लगता है? जी, आई थिंक स्वाति बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जैसे हमने कहा था कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का मतलब ये है कि एक फंड है जो सोर्स फंड है, एक फंड है जो टारगेट फंड है, यानी एक फंड से दूसरे फंड में पैसा जा रहा है। इसमें पैसा ट्रांसफर होता है, मतलब फर्क कैसा है कि जब आप रिडम्पशन करते हैं, तो रिडम्पशन का पैसा आपके अकाउंट में आता है, फिर आप वहां से रीइन्वेस्ट करते हैं। जब आप पैसा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा स्विच करते हैं, तो टेक्निकली वो रिडम्पशन ही है, लेकिन पैसा आपके खाते में नहीं आता है। वो पैसा सीधा जो आपने स्कीम चुना है, जो हम कह रहे हैं टारगेट जो फंड है, वो वहां पे चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एक स्कीम से पैसा निकालते हैं, मान लीजिए जैसे हमने बात की कि आप लिक्विड फंड में पैसा डालते हैं, तो वहां से पैसा जो है इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड या जिस जो भी फंड आपने चुना हो, वहां पे जाता है। तो लिक्विड फंड में जो भी आपने रिटर्न जनरेट किया, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, जो लिक्विड फंड का टैक्सेशन है। यानी यूजुअली अगर आप 2-3 साल के अंदर पूरा पैसा ट्रांसफर कर रहे हो या किसी भी समय पे कर रहे हो, उसमें पता है आपको वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यानी जो भी गेन आपको होगा, वो आपकी इनकम में ऐड होगा, उसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है, उसके आपके ऊपर टैक्स पे करना है। जो अभी टारगेट फंड है जहां पे पैसा गया, वहां पे तो ऑब्वियसली एक एज ए फ्रेश इन्वेस्टमेंट ही है। जब तक आप उस फंड से कोई पैसा नहीं निकालते हैं, तो वहां पे टैक्स का कोई भी इंसिडेंस नहीं होगा। यानी जो सोर्स फंड है, वहां पे जो आपके गेन है, उस पर आपको टैक्स पे करना है। टारगेट फंड जो है, वो जब भी आप आगे जाके रिडम्पशन करेंगे, तब आपको टैक्स पे करना है। उसी तरीके से जी। जैसे मैंने कहा था, दूसरी स्टेज है जब आप अपने गोल कंप्लीट करने के नजदीक हो, तो वहां पे अगर आप इक्विटी फंड से निकल रहे हैं, हाँ। तो वहां पे टैक्सेशन जो है वो इक्विटी का चल लगेगा उसके ऊपर। और जो टारगेट फंड है, वहां पे जब आप पैसा निकालेंगे, तो बेसिकली जो टैक्सेशन है वो आपकी जो सोर्स फंड है जहां से पैसा आ रहा है, उस पे किस तरह का गेन है, वो किस कैटेगरी का फंड है, उसके हिसाब से वहां पे टैक्सेशन हम्म ओके, तो ये हमने बारीकियां समझी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की। इस पर और भी चर्चा हम करते रहेंगे, पर कुछ दर्शक भी है जिनसे आज हम बात करेंगे। और ऐसे ही पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है नागेश बुराटे। नागेश जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। सर जरा बताइए थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। और आपने हमें सवाल भेजा था कि आप अपनी बेटियों की पढ़ाई शादी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट की है। थोड़ा ब्रीफली आप थोड़ा और डिटेल्स देंगे? हेलो। यस नागेश जी। हाँ, मैंने डिटेल्स भेजा हुआ है। हेलो। यस यस यस। डिटेल्स शेयर किया हुआ है, क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। हेलो। हम सुन पा रहे हैं आपको। मुझे एक बात बताइए, आपका कब तक का टारगेट है? एक तो बेटी की शादी, बेटी की पढ़ाई के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कितने सालों से इन्वेस्टमेंट चल रही है आपकी ये? 4 to 5 years। ओके, 4-5 साल से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए मैं अपने गेस्ट के पास ही सीधा चलती हूँ, फिर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आपसे फिर से जानेंगे। हेमंत सर, 40 साल के लगभग इन्होंने अपनी उम्र बताई है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो अराउंड 1.5 लाख तक का इनका मौजूदा निवेश है अभी, और पोर्टफोलियो वैल्यू 2 करोड़ का बना चुके हैं। ज़रा इनके एक पोर्टफोलियो पर नज़र डालिए, कैसा लग रहा है?
ये स्वाति, सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो नागेश ने जो अभी तक किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रेजेंट किया है, मतलब आप देख सकते हैं कि उनकी जो प्लानिंग है वो काफी अच्छी है और बहुत ही अच्छा तरीके से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं। गोल्स को प्रॉपरली उन्होंने डिफाइन किया है, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, यानी उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस, उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, वो तीनों पे इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है। मतलब एक तो जो क्वांटम है वो बिल्कुल सही है और जो प्रोडक्ट उन्होंने चुने वो बिल्कुल सही है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है नगेश आपका। सेकंड में अब आता हूं उनके गोल के ऊपर। इनके 4 गोल है, इन्होंने कहा। एक इनकी पहली है खुद की रिटायरमेंट, जो करीब 20 साल के बाद उनको 5 करोड़ चाहिए। तो वहां पे अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब इनको 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद 3 जो गोल है वो इनकी बेटी की एजुकेशन और शादी से है। पहला है ग्रेजुएशन का, जहां पे उनको 13,000 इन्वेस्ट करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 15,000। यहाँ पे हम उनका जो टाइम होराइजन और जो अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न है वो लेके चल रहे हैं। और उनकी जो बेटी की शादी के लिए जो गोल है वहां पे उनको 5,000 इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के जो इनको रिक्वायरमेंट है वो 83,000 की इन्वेस्टमेंट की है। सबसे अच्छी बात यह है कि नागेश की जो इन्वेस्टमेंट है पर मंथ वो 1,40,000 है, मतलब जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा। दूसरी बात, जैसा इन्होंने कहा कि पिछले 4-5 साल से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो करीब 2 करोड़ का उन्होंने कॉर्पस ऑलरेडी बनाया है। ऑफकोर्स ये समझ के चलिए कि अगले 15-20 साल में ये कॉर्पस कहीं ज्यादा ग्रो करेगा। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि इनको कोई भी प्रॉब्लम होगी, बट 2 इश्यूज हैं यहाँ पे। पहली बात, नगेश, मेरा ये मानना है कि आपने जो गोल सेट किए, जो टारगेट सेट किए, वो थोड़े कंजर्वेटिव है। चाहे आपकी रिटायरमेंट का हो, चाहे आपकी बेटी की एजुकेशन का हो, मुझे लगता है उसको आपको थोड़ा अपवर्ड उसको रिवाइज करने की जरूरत है और आपके पास स्कोप है, तो वो आपको करना चाहिए। दूसरा, आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही है, लंबा समय आपके पास, बट जैसे आप जो स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी स्टॉक्स में, वो मुझे लगता है किसी भी आम निवेशक के लिए, अनलेस आप इतने कंफर्टेबल हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप उसको समझते हैं, तब बात अलग है। अदरवाइज मुझे लगता है वो म्यूचुअल फंड पे अगर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो वेल डाइवर्सिफाइड व्हीकल है और उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है एज कंपेयर टू स्मॉल केस। तो एक चीज है। फंड में जहां तक सवाल है, इनके पास एसबीआई स्मॉल कैप है, उसके बजाय में अगर आप निपन इंडिया स्मॉल कैप देखें तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी जो फंड आपके पास है, इंक्लूडिंग यूएस जो फंड है, वो बिल्कुल सही है। वो पोर्टफोलियो में बदलाव मत कीजिए, थोड़ा सा अप्रोच जो प्रोडक्ट मिक्स है वहां पे, और जैसा मैंने कहा अपने टारगेट को थोड़ा रिवाइज करिए, आपके पास स्कोप है। अच्छी बात एक और है स्वाति, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये कमिटेड है कि ये पैसा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको भी बढ़ाते रहेंगे। तो आई थिंक जो भी अच्छी चीज होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में सब आपके पास है। आपके पास समय है, आप कहीं ज्यादा कॉर्पस बना सकते हैं। 2-3 चीजें हैं जैसा मैंने कहा, उनके ऊपर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए वो काफी अच्छा। ओके नागेश जी, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। नेक्स्ट कॉलर महक विट्ठल इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। महक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम एक्चुअली ये मेरी बेटी का पोर्टफोलियो है जो कि मैंने 4 साल पहले बनाया था, यही आपका प्रोग्राम देख के, जिसमें ना ये मेरा ये इमर्जिंग लार्ज एंड मिड कैप है 25,000 रुपये, इसमें SIP चल रहा है। प्राग पार्क में 20,000 का है, SBI फोकस फंड में 15,000 रुपये का है, ICICI मल्टी कैप में 20,000 का है, और मिराई का टैक्स सेवर है 10,000 रुपये, और कोटक का फ्लेक्सी कैप है 6,000 रुपये। तो इसमें ना जैसे 2020 से इसमें चल रहा है और 30 लाख तक का इसका पोर्टफोलियो अभी तक बन गया है। तो मेरे को भी ये पता करना है कि मुझे 20,000 और इन्वेस्ट करना है इसमें, कोई मिड कैप चेंज करे, या जैसे अभी मेरा का लार्ज एंड मिड कैप का इसका अभी ना फोलियो सुनने में आ रहा है सही नहीं चल रहा है, तो चेंज करना है या कैसे करना है, थोड़ा सा इस पर एडवाइस दीजिएगा। ओके विश्वजीत सर, कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो बेटी के लिए? बिल्कुल, जो बेटी की एज के हिसाब से 27 इयर्स में और 3-4 साल हो गए ऑलरेडी निवेश करते हुए, तो बहुत अच्छा है, टाइम काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। हालाँकि इन्होंने 15 साल का टाइम होराइज़न बताया है। तो अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं तो वेल डाइवर्सिफाइड है, अच्छे फंड्स ले रखे हैं, और थोड़ा-सा अगर हम बदलाव करना चाहें, तो मेरे हिसाब से आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं। तो दोनों फ्लेक्सी कैप में अगर मैं ओवरलैप देखता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से एक फ्लेक्सी कैप फंड से आप स्विच कर सकते हैं, और वो कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड जो है, वहां से स्विच करके आप कोटक के इमर्जिंग इक्विटी फंड में चले जाएं, जो कि एक बहुत अच्छा मिड कैप फंड है। इसके अलावा मिराई एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, वो भी अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो अब पोर्टफोलियो में ओवरऑल देखें तो कोई लार्ज कैप फंड नहीं है, प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है। तो उसको भी स्विच करके आप निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में चले जा सकते हैं, जो कि एक प्योर लार्ज कैप फंड और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उसकी फंड की। इसके अलावा 20,000 रुपए आप और
एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको 2 फंड्स की सलाह दूँगा। हालाँकि आपने बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा फंड्स नहीं ले रखे हैं, 4-5 फंड्स ही हैं और ईएलएसएस फंड है और कोटक मल्टी कैप फंड है, ये बहुत अच्छे फंड्स हैं। 2 फंड्स जो और ऐड करने हैं 20,000 रुपए में, 15,000 रुपए आप मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी और 5,000 एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 20,000 की एसआईपी आप ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जहाँ तक कि गोल अमाउंट की बात है, तो बहुत अच्छी अमाउंट आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1.16 लाख रुपीस का एसआईपी अगर हम 15 वर्ष के लिए 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो करीब-करीब 5 करोड़ 85 लाख रुपए अमाउंट बन जाता है और वहीं आपके पास 30 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी है। इस 30 लाख को भी अगर हम निवेशित रखते हैं, तो 15 वर्ष में 12% का सीएजीआर लेके चलें, तो ये भी कहीं न कहीं 1.64 करोड़ रुपीस बन जाता है। और बहुत अच्छी बात आपने सवाल में पूछी कि अगर स्टेप अप करना चाहें, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं, वैसे ही एक बहुत अच्छी डिसेंट अमाउंट की एसआईपी आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये अमाउंट करीब-करीब 10 करोड़ 7 लाख रुपए बन जाएगी। तो 1 करोड़ 16 लाख में 10% का स्टेप अप, 15 वर्ष में 12% का सीएजीआर बन जाएगा 10 करोड़ कॉर्पस और वहीं आपका 30 लाख जो है, वो ऑलरेडी एक 1.64 करोड़ ऑलरेडी है, बन ही जाएगा। तो ये करीब-करीब 11 करोड़ 60-70 लाख रुपए बन जाएंगे, तो बहुत अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। मेरी शुभकामनाएं, ये छोटा-सा बदलाव जरूर करें। ओके महक जी, आपकी बेटी के लिए ये अच्छा आप निवेश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक और सवाल पर नज़र डाल लें जो इस वक्त हमारे पास आ रहा है। धीरज शर्मा, इनका सवाल हमारे पास आया है। इनका मौजूदा निवेश है लगभग 6500 रुपये की एसआईपी है इनकी। पोर्टफोलियो का अब तक का 33% का रिटर्न है इनका। रिव्यू चाह रहे हैं कि आप कीजिए इनका पोर्टफोलियो का। कुछ फंड्स भी है जिसमें फ्लेक्सी कैप 2 फंड है, कैनरा रुबैको और पराग पारिक के। मिड कैप भी 2 रखे इन्होंने, मिराई एसेट और मोतीलाल ओसवाल से। लगभग 3 स्मॉल कैप फंड है इनके पास, मोतीलाल, निपॉन और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप एक्टिव फंड है और पैसिव फंड है निपॉन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का। एक्सिस स्मॉल कैप भी इन्होंने अपने पास रखा है। हेमंत सर, एक बार जरा पोर्टफोलियो को देखेंगे, कैसे लग रहे हैं? फंड्स का डुप्लीकेशन भी कुछ नजर आ रहा है, पोर्टफोलियो कैसा है? जी स्वाति, आई थिंक इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जैसा आपने कहा 6500 है और इनके पोर्टफोलियो में 10 फंड्स हैं, तो क्लियरली एक केस है वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने जैसा कहा है कि 2019 से वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली 5 साल हो गए इनको, प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है। आई एम श्योर इन्होंने धीरे धीरे करके थोड़ा पैसा बढ़ाया, बट कहीं ना कहीं आई थिंक गलती ये हुई है कि बहुत सारे फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए, तो उसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जितना इनका इन्वेस्टमेंट है, क्वांटम इन्वेस्टमेंट अभी है, 3 फंड से उनका मुझे लगता है बिल्कुल अप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो बनेगा। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है इनके पास, वहां पे 2500 इन्वेस्ट करें। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है जहाँ पे 2000 इन्वेस्ट करें, और एक स्मॉल कैप फंड जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इनके पास है, वहां पे 2000 इन्वेस्ट करें। तो 3 फंड में जिस तरह का एक्सपोजर उनको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में मिलना चाहिए, स्पेशली ये मानते हुए, हालांकि उन्होंने कहा नहीं है कि उनका टाइम होराइजन कितना है, बट क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइमरीली, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनके पास अच्छा खासा समय है इस पैसे को ग्रो करने के लिए। तो 3 फंड से इनका पोर्टफोलियो बने। दूसरी चीज मैं चाहता हूँ कि ये अपने कहीं ना कहीं अपने टाइम होराइजन को डिफाइन करें और क्या गोल्स हैं उसके। उससे क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो क्वांटम है वो सही रहता है। दूसरा, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो ट्रैक पे रहता है। कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम होती है बाद में कि जितना पैसा चाहिए उतना नहीं बना, तो वो सिचुएशन आपको फेस नहीं करनी पड़ती। तो कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है प्रोसेस में थोड़ा चेंज करें। नंबर ऑफ फंड्स को डेफिनेटली कम करने की जरूरत है। 3 फंड उनके इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोप्रिएट है। ओके, तो चलिए धीरज जी, कुछ थोड़ा सा आपको बदलाव करने की जरूरत है। फंड्स थोड़े कम आप कर सकते हैं, ये कुछ आप चेंजेस कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। शुभकामनाएं आपको। आइए अगले कॉलर से बात करें। राजेंद्र पुरी गोस्वामी हमारे साथ है। नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट में और 6000 है। सुंदरम बिजनेस क्लास फंड डायरेक्ट फंड में 5000 रुपए, SBI कॉन्ट्रा फंड 5000 रुपए, जेएम फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड
5,000 रुपए, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड 5,000 रुपए, कोटक मल्टी कैप डायरेक्ट फंड 5,000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 5,000 रुपए, टोटल 36,000 की SIP है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पोर्टफोलियो मैंने जो बनाया है अभी सही है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं? तो आपने कौन से टारगेट के लिए बनाया है ये पोर्टफोलियो? लगभग 35 साल आपकी उम्र है सर? 15 साल के लिए। आप रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या आपकी? हाँ, रिटायर जो भी कॉर्पस इकट्ठा होगा वो काम आ जाएगा। ओके ओके सर, ठीक है सर। 15 सालों के लिए विश्वजीत जी आप नजर डालिए जरा। 36,000 का इनका पोर्टफोलियो है, मतलब उसकी SIP कर रहे हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू तो लगभग 11 लाख का इनका हो चुका है। अभी इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे? बिल्कुल, गोस्वामी जी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो या किसी और गोल के लिए हो, और एक कंसिस्टेंटली SIP कर रहे हैं। 6-7 फंड्स ले रखे हैं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। सारे ही स्वाति जी टॉप क्वार्टाइल फंड्स चुने हुए हैं गोस्वामी जी ने। तो गोस्वामी जी थम्स अप, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड है। एक थोड़ा सा जो बदलाव मैं करना चाहूंगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में अगर हम देखते हैं तो कोई प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है, और अगर हम यहीं देखें तो क्वांट के लार्ज एंड मिड कैप फंड में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी चल रही है परफॉर्मेंस वाइज। तो आप उसको स्विच करके ICICI प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड में चले जाएं, ताकि आपको एक प्योर लार्ज कैप फंड मिल जाए। इससे आपका पोर्टफोलियो एक संतुलित भी हो जाएगा, वेल डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा, अक्रॉस मार्केट कैप हो जाएगा। तो इस छोटे से चेंज को कर लें। जहां तक कि आपकी गोल के सवाल है, 36,000 रुपए की SIP कर रहे हैं आप, 12% का अगर हम CAGR लेके चले 15 वर्ष के लिए, तो ये करीब करीब 1,81,00,000 रुपए बन जाता है। वहीं आपने ये भी बोला है कि आप इसको स्टेप अप कर सकते हैं। तो अगर हम 10% का स्टेप अप लेके चलें, तो गोस्वामी जी ये सेम 1,81,00,000 जो है 3,12,00,000 रुपए बन जाता है। तो मेरी सुझाव यही रहेगा कि आप अच्छे फंड्स आपने चुने हुए हैं, उसमें निवेशित रहें, थोड़ा सा बदलाव करें और स्टेप अप जरूर करते रहें, ताकि आपका जो रिटायरमेंट प्लान है या कोई भी और जो गोल है उसमें कोई इन्फ्लेशन की वजह से वो कभी ना रह जाए। और दूसरा जो 11 लाख रुपए हैं, ये भी बढ़कर 60 लाख रुपए बन जाएंगे 15 वर्ष में। 12% का CAGR लेके चलते हैं, तो करीब करीब अगर मैं देखूं तो 3,70,00,000 रुपए यहाँ 15 वर्ष में बनते दिख रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं, थोड़ा सा स्टेप अप करें और एक बदलाव जो है उसको जरूर करें। ओके, तो अदरवाइज एवरीथिंग इज परफेक्ट आपके पोर्टफोलियो में। छोटा सा बदलाव है। बहुत शुभकामनाएं आपको आपके निवेश के सफर के लिए। धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और विश्वजीत जी, आप दोनों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।